हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम आ गए हैं न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मूवी के स्टार्ट में कोस्टा रिका के एक जंगल को दिखाया जाता है, जहां हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं इस मूवी के हीरो, जिसका नाम है डॉक्टर माइकल मॉर्बस। वो कुछ साइंटिस्ट को और कुछ क्रू मेंबर्स के साथ एक केव के सामने आता है, जहां पर डॉक्टर माइकल बताता है कि इसी केव में वैम्पायर बैट्स रहते हैं और अभी मैं उन्हें बाहर बुलाता हूँ। इसके बाद माइकल एक आदमी को पैसे पकड़ा देता है और अपना हाथ काटकर केव की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से केव से वो बैट्स बाहर आने लगते हैं उसके खून की स्मेल से। इसके बाद में 25 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रीस में हम देखते हैं छोटे माइकल को, जो डॉक्टर एमिल के केयर में रहता है। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि माइकल को एक रेयर ब्लड डिजीज है। फिर डॉक्टर एमिल माइकल को एक दूसरे नए बच्चे से मिलवाते हैं, तो माइकल उस बच्चे का नाम चेंज करके मिलो रख देता है, क्योंकि वो बच्चा अभी जिस बेड पर था वहाँ पे माइलो हुआ करता था। फिर माइकल उस बच्चे माइलो से कहता है कि वो बचपन से ही वहाँ पर रहता है। वो बताता है कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। माइकल और माइलो में बातचीत कर रहे होते हैं, तभी स्कूल के कुछ बच्चे उनकी मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी अचानक से माइलो बेहोश हो जाता है कि उसकी मशीन ने काम करना बंद कर दिया था। तो माइकल चिल्लाकर नर्स को बुलाने लगती है और तब तक वो खुद उस मशीन को एक स्प्रिंग की मदद से ठीक कर देता है। मशीन ठीक होते ही माइलो भी होश में आ जाता है। अब डॉक्टर एमिल ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि माइकल ने इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन को सिर्फ एक स्प्रिंग की मदद से ठीक कर दिया। यहाँ पर माइकल की टैलेंट को देखकर डॉक्टर एमिल उसे कहते हैं कि न्यूयॉर्क में तुम जैसे जीनियस बच्चों के लिए एक स्कूल है, और अगर मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर बात करूँगा तो तुम्हारी फीस भी माफ़ हो जाएगी, साथ साथ तुम्हारी जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट भी वहाँ पर हो जाएगा। तब माइकल वहाँ जाने के लिए अग्री हो जाता है। इसीलिए माइकल माइलो को एक लेटर लिखता है। उसमें कहता है कि मैं अपनी बीमारी इलाज ढूंढने जा रहा हूँ और अब हम दोनों ये समर वेकेशन में ही मिलेंगे। लेकिन तभी वो लेटर उड़ के बाहर गिर जाता है। फिर जब माइलो उस लेटर को उठाने के लिए जाता है तो स्कूल के वो शरारती बच्चे माइलो को मारने लगते हैं। तो वहाँ पर डॉक्टर एमिल आकर माइलो को बचाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने माइकल से प्रॉमिस किया होता है उसके जाने के बाद वो माइलो का ख्याल रखेंगे। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हमें स्वीडन का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर एमिल ये बता रहे होते हैं कि माइकल ने 19 साल की इतनी छोटी उम्र में अपनी डॉक्टरेट पूरी कर ली है, जिसकी मदद से माइकल ने एक आर्टिफिशियल ब्लड बनाया है और उस आर्टिफिशियल ब्लड ने दूसरे लोगों की जान भी बचाई है। यहाँ स्वीडन के किंग उसे रिस्पेक्ट के तौर पे एक अवार्ड देना चाहते हैं, लेकिन माइकल अवार्ड लेने से इनकार कर देता है। अब न्यूयॉर्क वापस आने के बाद माइकल अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखता है, जहां वो अपनी पेशेंट जो कि एक छोटी लड़की थी उससे बातें कर रहा होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि माइकल अपनी बेस्ट फ्रेंड मार्टिन के साथ काम करता है, जहाँ मार्टिन माइकल को बताता है कि न्यूज़पेपर में हेडलाइन छपी है कि तुमने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। फिर वो माइकल से पूछती है कि माइलो को पता है कि तुमने इंसान और बैट का डीएनए मिलाया है, लेकिन माइकल इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। यहाँ पर मार्टिन देखती है कि माइकल अपने साथ कोस्टा रिका से बहुत सारे बैट्स लाए हैं और उसने उन्हें एक फिश टैंक में बंद करके रखा है। ये देखकर मार्टिन कहती है कि इससे तुम्हारा लाइसेंस जा सकता है, लेकिन माइकल को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बाद माइकल एक बैट पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और बताता है कि बैट्स सिर्फ खून पीते हैं और खून को डाइजेस्ट करने के लिए उनके खास किस्म की सलाइवा होती है। और अब माइकल अपना डीएनए को वैम्पायर बैट्स के जीन्स के साथ मिलाएगा, जिससे होगा ये कि उसकी बीमारी की इलाज हो जाएगा। अब माइकल अपनी मिस्टीरियस सी एक्सपेरिमेंट को बताते हुए कहता है कि हमें कभी कभी अपने लिमिट्स को क्रॉस भी करने चाहिए, वरना हम जैसे के लिए तो ना कोई मेडिसिन है
और ना ही कोई हमारे पास उम्मीद है। इन बातों ही बातों में माइकल का सीरम भी रेडी हो जाता है और वो अपने इस टेस्ट को उसकी एक सब्जेक्ट जो कि एक चूहा था उस पर इंजेक्ट कर देता है, जिसमें वो चूहा देखते ही देखते मर जाता है। तब माइकल ये देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहता है कि मुझे अपने फ्रेंड माइलो को किसी तरह बचाना है, जिस पर मार्टिन कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं। लेकिन तब भी माइकल की वो फीमेल पेशेंट को कुछ होने लगता है। बच्चे की टेम्परेचर अचानक से बहुत बढ़ गया होता है, जहाँ माइकल एक सिरिंज लेके उसमें इंजेक्ट कर देता है और उसे कोमा में भेज देता है। यहाँ पर मार्टिन माइकल से कहता है कि देखो माइकल, वो चूहा मरा नहीं है, वो अब भी जिंदा है। इसके बाद माइकल माइलो से मिलने जाता है, जहाँ माइकल माइलो से कहता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। यहाँ पर माइलो माइकल से पूछता है कि तुम इतने दिन कहाँ गायब थे? क्या इसमें मार्टिन का हाथ है? क्या तुम उसके साथ रह रहे थे? यहाँ पर माइकल माइलो से कहता है कि मजाक को साइड पे रखो, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, और वो ये है कि मैं हमारी बीमारी के क्योर को ढूंढने के बहुत करीब हूँ। हो सकता है कि लोग इस पर सवाल उठाए, लेकिन ये भी सच है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है और हमारे पास ठीक होने का ट्रीटमेंट का सिर्फ यही इलाज है। तो माइलो इस मौके को पकड़ने के लिए मान जाता है। अब माइकल और मार्टिन समुद्र के बीच एक शिप में अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर मूव करते हैं, जहाँ पर उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब भी होता है। माइकल उस सिरम को एक छोटी सी बॉटल में भरकर मार्टिन को देती है और कहती है कि तुम इसे मुझ पे ट्राई करो, इससे फ़ौरन मुझ पे इंजेक्ट करो। तो मार्टिन वैसा ही करती है, वो उस सिरम को माइकल के अंदर इंजेक्ट कर देती है और उससे लेटाकर उसके हाथ और पाँव को बांध देती है। लेकिन तभी माइकल कांपने लगता है। तभी हम देखते हैं कि शिप में कुछ और क्रू मेंबर्स भी आए हुए थे, जहां उनमें से एक आदमी लैब में आ जाता है। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि माइकल अपनी जगह पर नहीं है, बल्कि वो ऊपर छत से चिपका हुआ है, बिल्कुल किसी बैट की तरह, चमगादड़ की तरह। जहां देखते ही देखते माइकल उस आदमी पर अटैक कर देता है, जहां पे मार्टिन उन दोनों को इस जगह पर बंद कर देती है, क्योंकि माइकल अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका है। यानी उसके बड़े बड़े खतरनाक दांत हैं और बड़े बड़े नेल्स भी। अब अलार्म बजने की वजह से माइकल खुद को ग्लास में पीटने लगता है, जहां क्रू के बाकी मेंबर्स भी अंदर आ जाते हैं और वो मार्टिन को साइड पे धक्का दे देते हैं ताकि वो माइकल को शूट करके मार सके। लेकिन तभी माइकल ग्लास तोड़कर बाहर आ जाता है और जब वो देखता है कि मार्टिन बेहोश पड़ी है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो क्रू के सभी मेंबर्स को एक एक करके मारने लगता है। इसके बाद देखते ही देखते माइकल वैम्पायर से इंसान में बदल जाता है, जहां उसकी पूरी बॉडी असली हालत में आ जाती है। फिर माइकल दोबारा से अंदर जाता है और देखता है कि मार्टिन तो बेहोश है और सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि उसने क्रू के सारे मेंबर्स के साथ क्या किया, उन्हें मार दिया। इसलिए वो रेडियो के थ्रू जल्दी से जल्दी मदद भेजने के लिए बोलता है। तब FBI के लोग वहां शिप तक पहुंच जाते हैं, जहां 2 एजेंट्स क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि इस हादसे पर एक लड़की जिसका नाम मार्टिन है वो जिंदा बच गई है, यानी वो सर्वाइवर है, और जिसने मदद बुलाने के लिए कॉल किया था वो तो यहाँ पर है ही नहीं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इन डेड बॉडीज में खून का एक कतरा भी नहीं है। अब माइलो इस हादसे की न्यूज़ को देख रहा होता है, तब ये देखकर वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। अब माइकल छुपकर हॉस्पिटल में मार्टिन से मिलने आता है और उसे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। और अब जैसे ही माइकल अपने लैब में पहुँचता है तो वो फिर से वैम्पायर में बदलने लगता है, यानी अब उसे खून की भूख लगती है, उसे खून चाहिए था। इसीलिए वो अंदर जाकर अपने ही बनाया हुआ आर्टिफिशियल खून पीने लगता है। माइकल को पहले निस्बत और सब कुछ अलग लगने लगा, यानी जहाँ वो पहले चल भी नहीं पाता था, चलने के लिए उसे स्टिक चाहिए होती थी, वहाँ पे वो दौड़ भी सकता है, उड़ भी सकता है, जंप भी कर सकता है। लेकिन अब उसे नींद होती है, उसे तलब होती है इंसान के खून की, और वो खून की भूख मिटाने के बाद वो खुद को फ्रेश और फिट फील करता है।
माइकल उस फिश टैंक में जाता है जहाँ पर उसने बैट्स को रखा हुआ था, लेकिन वो बैट्स माइकल को कुछ भी नहीं करते क्योंकि वो वैम्पायर बैट्स थे। और माइकल भी तो अब वैम्पायर ही था, और अब माइकल बिल्कुल बैट्स की तरह चीज़ें फील करने लगा और देखता है कि आर्टिफिशियल खून का असर सिर्फ 6 मिनट तक ही रहता है, जिसके बाद उसे फिर से वैम्पायर बनने वाला फीलिंग होती है और कमज़ोर भी फील होता है। और इसका सिर्फ एक ही इलाज होता है, वो होता है इंसान का खून। इसके बाद हम देखते हैं कि माइलो माइकल से उसका लैब में मिलने आता है, जहाँ उस टाइम माइकल की हालत काफ़ी ख़राब होती है। वो माइलो से कहता है कि मुझे खून चाहिए। फिर जब माइकल खून पीता है तो माइलो उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है कि वो खून पी रहा है और खड़ा भी हो जा सकता है। तो अब क्योंकि माइलो भी चल नहीं सकता था, उसे भी चलने के लिए, खड़े होने के लिए स्टिक्स की ज़रूरत होती थी। इसीलिए वो भी माइकल से ज़िद करने लगता है कि मुझे भी ये सीरम चाहिए, लेकिन माइकल उसे सीरम देने से मना कर देता है क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोग मरने लगेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी उस सीरम के बाद वैम्पायर में बदल जाएगा और लोगों को मारने लगेगा। माइकल कहता है कि ये सिर्फ मेरे लिए है, बस मुझे ही सूट करता है। तब इस बात पर उन दोनों की बातचीत हो जाती है। फिर माइकल माइलो से कहता है प्लीज़ जिद मत करो, ये कर्स है। फिर वो माइलो को अपना वैम्पायर वाला चेहरा दिखाता है और उससे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। उधर हॉस्पिटल में मार्टिन से मिलने FBI के 2 एजेंट्स आते हैं जो कि क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और वो मार्टिन को क्राइम सीन में मिली उन डेड बॉडीज़ के बारे में बताते हैं और पूछते हैं कि आप वहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिस पर मार्टिन कहती है कि अभी मुझे ठीक से कुछ याद भी नहीं है कि वहाँ पर आखिर हुआ क्या था। असल में वो यहाँ पर सच को छुपा रहा था। उसी हॉस्पिटल में हम एक नर्स को देखते हैं जिसे ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसी वजह से वो काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उससे नर्स पर कोई अटैक कर देता है। उधर माइकल अपनी पेशेंट यानी उस बच्ची के पास बैठा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो कुछ सेंस करने लगता है, जहाँ बाहर आकर वो देखता है कि एक नर्स मर गई है। अब माइकल आर्टिफिशियल ब्लड को अपने बैग में रखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ दोनों FBI एजेंट्स मिल जाते हैं, जहाँ एक एजेंट माइकल को थैंक्स कहता है क्योंकि माइकल के आर्टिफिशियल ब्लड ने उस FBI एजेंट के हाथ को कटने से बचाया था एक वॉर में। वो दोनों माइकल से कहते हैं लेकिन आप तो कुछ ज़्यादा ही फिट लग रहे हैं, और यहाँ पर उन दोनों को माइकल पर ही शक हो जाता है कि इसने ही उस शिप वाले में सारे क्रू मेंबर्स को मारा होगा। लेकिन तभी उनमें से एक एजेंट को ये न्यूज़ मिलती है कि एक नर्स की डेड बॉडी मिली है और उसकी मौत भी सेम वैसे ही हुआ है, यानी उसकी बॉडी में भी खून का एक कतरा नहीं है। पर ये सब सुनकर उनका शक यकीन में बदल जाता है, और अब वो जैसे ही माइकल को अरेस्ट करने वाले होते हैं तब माइकल उन पर अटैक कर देता है और वहाँ पे फाइट की शुरू हो जाती है। माइकल किसी तरह वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता है क्योंकि माइकल को वेव्स रोक लेती है, जहाँ वो एजेंट उसे अरेस्ट कर लेता है। फिर माइकल को एक जेल में रखा जाता है, जहाँ दोनों FBI एजेंट्स माइकल के पास आते हैं। उनमें से एक एजेंट अपने साथ होली वाटर भी लेके आता है। उनमें से दूसरा एजेंट माइकल को कहता है कि तुमने शिप में क्रू मेंबर्स को क्यों मारा। चलो ठीक है, उनसे कोई गलती हो गई थी, लेकिन उस नर्स को क्यों मारा? वो तो बेकसूर थी, लेकिन इसका जवाब तो माइकल के पास भी नहीं होता क्योंकि उसको माइकल ने नहीं मारा था। यहीं पर हम देखते हैं कि माइकल खुद को कमज़ोर फील करता है और वो उनसे अपने बैग में मांगता है जिसमें आर्टिफिशियल ब्लड है। वो कहते हैं कि जल्दी दो, मुझे भूख लगी है, और भूख की हालत में मैं कैसा दिखता हूँ ये तुम लोग देखना नहीं चाहोगे। लेकिन वो एजेंट उसे ब्लड देने से मना कर देता है। तभी यहाँ पर माइकल से मिलने माइलो आता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, लेकिन जाते टाइम दिखता है कि माइलो भी अब चल पा रहा है। तब माइकल को इस बात का पता चल जाता है कि उस नर्स को किसी और ने नहीं बल्कि माइलो ने ही मारा था। अब गुस्से में आकर माइकल जेल को तोड़कर वैम्पायर बनकर वहाँ से भाग जाता है।
फिर वहाँ अपनी बैट पावर्स से सेंस करता है कि और माइलो की बातों को सुनता है। यानी जहाँ माइलो एक और आदमी को मार देता है और इतने में ही वहाँ पर माइकल भी माइलो के पास आ जाता है और उसे समझाता है, मैं तुम्हें ये सब करने से मना किया था, ये सीरम जानलेवा है, सही नहीं है ये। तो माइलो कहता है, तुमने तो कहा था ये कर्स है, लेकिन ये कोई कर्स नहीं है। और यहाँ पर माइलो माइकल के सामने ये एक्सेप्ट कर ही लेता है कि उसी ने ही वो नर्स को मारा है अब, और हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तब माइकल उससे कहता है, माइलो ऐसे नहीं था, मेरा दोस्त माइलो कभी ऐसा नहीं करता, तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्या बनने जा रहे हो। इसके बाद वो दोनों ही वैम्पायर्स बनकर आपस में लड़ने लगते हैं, जहाँ पुलिस आकर उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन माइलो पुलिस ऑफिसर्स पर ही अटैक कर देता है। लेकिन माइकल ऐसा नहीं था, वो बुरा नहीं था, इसलिए वो माइलो से लड़ता है, क्योंकि माइलो जो कर रहा है वो गलत है। तभी वहाँ पर एक ट्रेन आने लगती है और माइकल फिर से उन वेव्स को फील करने लगता है और अब वो उन्हीं वेव्स में उड़ने लगता है और ऐसे करते ही वो वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी माइकल ने ही मारा है। उधर हम देखते हैं कि माइलो जो छुपकर मार्टिन देख रहा होता है। नेक्स्ट डे मार्टिन FBI एजेंट से बचकर भाग रही होती है, जहाँ बस में माइकल मिलता है। वो मार्टिन को बताता है कि नर्स और पुलिस ऑफिसर्स को मैंने नहीं मारा, बल्कि उन्हें माइलो ने मारा है और अब मुझे माइलो को रोकना है, इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। अब मार्टिन चेक करती है कि माइकल धूप में जलता है या नहीं। उस पर माइकल कहता है कि नहीं, मैं वैसा वैम्पायर नहीं हूँ और अब आर्टिफिशियल ब्लड का असर भी कम होते जा रहा है। जहाँ पहले 6 मिनट्स तक असर रहता था, अभी वो सिर्फ 4 मिनट तक ही रह रहे हैं। उसके बाद मैं वैम्पायर्स बनने लगता हूँ और कमज़ोर फील करने लगता हूँ। और तभी माइकल 2 लड़कियों को बातें सुन लेता है, जो रेस्टोरेंट्स में काउंटर पर नकली नोट देती है। उनका पीछा करते करते वो उनकी लोकेशन तक पहुँच जाता है। वो उन लड़कों से कहता है कि इस जगह में कोई अपना लैब बनाना चाहता है, इसलिए तुम सब यहाँ से निकल जाओ। लेकिन एक लड़का माइकल पर चाकू से अटैक करने वाला होता है। उधर माइलो अपनी फिटनेस और अपनी बॉडी के चेंजेस को काफ़ी एंजॉय कर रहा था, जहाँ वो रेडी होकर एक नाइट क्लब में जाता है। वहाँ जाकर वो लड़कियों से मिलता है, जहाँ वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। लेकिन उस लड़की के साथ उसकी और भी फ्रेंड्स होती हैं और वो माइलो को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो माइलो को धक्का भी देते हैं और अब माइलो वैम्पायर बनने ही वाला होता है कि तभी वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब उन लड़कों की खैर नहीं होती है, क्योंकि माइलो वैम्पायर बनकर उनका बाहर आने का वेट करते हैं और आते ही उन पर अटैक कर देते हैं। फिर माइलो मार्टिन के पास उसके लैब में चला जाता है और वहाँ मार्टिन से पूछता है कि माइकल कहाँ है, जिस पर मार्टिन कहती है कि मुझे भी नहीं पता। यहाँ पर माइलो मार्टिन की तेज़ हार्टबीट को सुन पाता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ मार्टिन भी तब लैब में कुछ सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। उधर दोनों एजेंट्स मार्टिन के घर आते हैं, जहाँ जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पर कैट फूड पड़ी है, लेकिन मार्टिन और उसकी कैट दोनों ही वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो दोनों होते हैं माइकल के पास। अब अपनी बिल्ली को खाना खिलाते हुए मार्टिन की उंगली पर एक कट लग जाती है, जहाँ से खून निकलने लगता है और खून की स्मेल से माइकल वैम्पायर बन जाता है। लेकिन वो मार्टिन को काटता नहीं है, बल्कि उसे कहता है कि प्लीज़ इस पर बैंडेज कर दो। अब बैंडेज लगाने के बाद वो दोनों टेरेस पर चले जाते हैं, जहाँ उन दोनों को दूर खड़े हुए माइलो दिखता है। अब दोनों FBI एजेंट्स उस क्राइम सीन पर पहुँचते हैं, जहाँ पर माइलो ने उन क्लब वाले लड़कों को मारा था। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि इसके पीछे माइलो का हाथ है, बल्कि उन्हें लगता है कि ये माइकल ने ही किया है। जब CCTV फुटेज में देखकर ये पता चला कि ये माइकल नहीं है, बल्कि ये तो कोई दूसरा आदमी है। अब डॉक्टर ML भी ये न्यूज़ देख रहे हैं, जिसमें क्राइम सस्पेक्ट माइकल मोर्बेस है। लेकिन CCTV फुटेज से पता चलता है कि किलर तो कोई और भी हो सकता है, जहाँ पर डॉक्टर ML को माइलो पर शक होता है। इसीलिए वो जाकर मिलते हैं माइलो से। यहाँ पर डॉक्टर को ये भी बात पता चलती है कि माइलो ने भी वो सीरम यूज़ किया है, इसी वजह से ही वो दोनों ठीक हो गए हैं। यहाँ पर डॉक्टर ML माइलो से कहते हैं
कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो माइलो इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम हमेशा माइकल की साइड लेते हो और तुम मुझे अपना प्यार नहीं सिर्फ अपनी सिंपैथी दिखाते हो। और इसी वजह से माइलो डॉक्टर एमिल पर अटैक कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उधर लैब में माइकल एक सिरप बना रहा होता है और वो सिरम बैट्स की जान ले सकता है। और वो माइकल ने इस सिरम की 2 डोजेस बनाई होती है, एक अपने लिए और एक माइलो के लिए। यहाँ पर माइकल मार्टिन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा है। लेकिन तभी माइकल को डॉक्टर एमिल का कॉल आता है जो कि काफ़ी बुरी हालत में होते हैं। वो बताते हैं कि वो माइलो से मिलने गए थे और उसी ने उसका ऐसा हाल किया है। इस वजह से माइकल डॉक्टर एमिल से मिलने जाता है। यहाँ पर डॉक्टर माइकल से कहता है कि तुम्हें माइलो को रोकना होगा। ऐसा कहते हुए ही डॉक्टर की मौत हो जाती है। तब यहाँ पर माइकल माइलो की आवाज़ सुनता है जहाँ वो देखता है कि माइलो ने मार्टिन को किडनैप कर लिया और देखते ही देखते वो मार्टिन पर अटैक कर देता है। तो माइकल उड़ते हुए मार्टिन के पास पहुँच जाता है। यहाँ पर मार्टिन माइकल से कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ माइलो को मारने में। फिर वो माइकल को अपना खून पिलाती है, लेकिन माइकल के खून का एक ड्रॉप मार्टिन भी पी लेती है। खून पीने के बाद माइकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फील करता है, जहाँ वो जाकर माइलो से लड़ती है। माइलो अपने बड़े बड़े नील से माइकल पर अटैक करता है और उससे काफ़ी इंजर्ड कर देता है। तभी यहाँ पर माइकल चिल्लाकर अपने साथियों को बुलाता है, यानी बैट्स को बुलाता है। तो वो बैट्स माइकल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद वो माइलो पर अटैक कर देता है, जहाँ पर माइकल अपना बनाया हुआ सिरम माइलो पे इंजेक्ट कर देता है, जहाँ माइलो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और मर जाता है। अब FBI के दोनों एजेंट्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो बहुत सारी बैट्स को वहाँ पर उड़ते हुए देखते हैं। उधर मार्टिन को भी होश आ जाता है क्योंकि उसे माइकल का वैम्पायर वाला खून पी लिया था। ही उन्हीं बैट्स के बीच माइकल को भी उड़ता हुआ देखते हैं, बिल्कुल वैम्पायर बैट्स की तरह। इसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीवर्स की रिफ्ट खुल जाती है और स्पाइडरमैन की दुनिया से इस दुनिया की जेल में एड्रियन आता है, जिसे पुलिस अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम माइकल मॉर्बिस को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहा होता है, जहां वो एक जगह पर रुकता है और उसे वहां पर एड्रियन मिलता है। वो उस समय अपना सूट में होता है और कहता है, मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ पर कैसे आया। मुझे लगता है कि शायद इसमें स्पाइडरमैन का हाथ है, इसलिए मॉर्बिस अब मैं तुमसे मदद चाहता हूँ ताकि तुम स्पाइडरमैन से फाइट करो। जिस पे माइकल कहता है, प्लान अच्छा है, चलो देखते हैं। माइकल की इसी बात के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, ये बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।